हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ग सरीसृप की। जो शब्द सरी है उसका अर्थ है सरकना, सृप का अर्थ भी सरकना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो इस वर्ग का मतलब हुआ सरक सरक के चलना, मतलब रेंगते हुए चलना। तो अब हम सरीसृप के बारे में पढ़ते हैं। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रैपरे अथवा रैप्टम रेंगना या सरकना है इसका अर्थ। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, जमीन पर रहने वाले जीवधारी होते हैं इसमें, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका होता है। शुष्क अर्थात सूखी सी त्वचा होती है। इनकी त्वचा पर भी एक लेयर होती है जिसे शल्क कहा जाता है। तो इनका शरीर शुष्क शल्क या जो त्वचा पे लेयर होती है वो सूखी लेयर इनकी त्वचा पर पाई जाती है, और जिसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। तो ये जो शल्क होते हैं और प्रशल्क होते हैं ये सरीसृप में पाए जाते हैं। शल्क और प्रशल्क में अंतर होता है। शल्क जो होता है, जो त्वचा होती है उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस, वहाँ तक पाया जाता है, जबकि प्रशल्क और नीचे तक डर्मिस लेयर तक पाया जाता है। प्रशल्क डर्मिस तक पाए जाते हैं। और जब ये जो सरीसृप है, स्पेशली जब सांप की बात करते हैं, वो अपनी केचुल जब छोड़ते हैं तो वो शल्क को छोड़ते हैं एक्चुअली। उसके बाद बात करते हैं चित्र 4.22। चित्र 4.22 देखें तो उसमें सरीसृप के उदाहरण दिए गए। ए अ वृक्ष छिपकली है, ब घड़ियाल है, स कछुआ या किलौन है, द नाग या सांप है। उसके बाद हम बात करते हैं सरीसृप में अगले पॉइंट की। तो इस इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, और कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनमें कान के लिए छिद्र नहीं होते, इनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है जिससे ये जीव ध्वनि को सुन पाते हैं, जिसे कर्णपटल कहते हैं। दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, अर्थात पैर जो होते हैं दो जोड़ी होते हैं। पहली जोड़ी में दो पैर, अगली जोड़ी में दो पैर, ऐसे टोटल चार पैर होते हैं। हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठों का बना होता है, लेकिन तीन भाग का बना होता है। दो ऊपर के बाद आलिंद होते हैं और एक नीचे का भाग निलय इसमें इनमें पाया जाता है। लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठ या चार भाग होते हैं, दो आलिंद और दो निलय देखने को मिलते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं, मतलब कि अपने शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैप्सूल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग इनमें अलग अलग होते हैं, अर्थात मादा सरीसृप एक अलग जीव होगा, नर सरीसृप एक अलग जीव होगा। सरीसृप में निषेचन आंतरिक होता है, अर्थात मादा शरीर के भीतर निषेचन होता है। ये सब अंडज होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। मतलब जो शिशु जो होता है वो वयस्क के जैसा दिखता है, बस शिशु का साइज छोटा रहेगा। उदाहरण देखते हैं सरीसृप का, तो इसमें आएगा किलोन या टर्टल, टेस्टियोडो या टर्टोइस, कैमलियन या वृक्ष छिपकली, कैलोटस या बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस या घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस या घरेलू छिपकली। सरीसृप सरीसृप में आगे के उदाहरण हैं जहरीले सर्प नाजा या कोबरा, वैगेरस या क्रेत, वाइपर। ये सब उदाहरण सरीसृप के अंतर्गत है। इसके बाद हम आगे का पार्ट देखते हैं, वर्ग एवीज या पक्षी। वर्ग एवीज, जो शब्द एविएशन होता है वो उड़ान से संबंधित है, और उसी के जैसा एक और शब्द है एवीज, जिसका अर्थ है उड़ने वाले जीव या पक्षी। तो इसमें आगे के पॉइंट्स देखते हैं। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। इनमें पंख पाए जाते हैं और उड़ने की क्षमता होती है। हालांकि कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग
को छोड़कर, क्योंकि उनका वजन भारी होता है, इस वजह से वो उड़ नहीं पाते। इनमें पक्षियों में चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23। चित्र 4.23 देखें तो कुछ पक्षियों के चित्र है। अ चील, ब शुतुरमुर्ग, स तोता, द मोर। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख या पख बनाते हैं। आगे के जो पैर होते हैं वो रूपांतरित होते हैं और पख बनाते हैं या पंख बनाते हैं, जिससे पक्षी उड़ पाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा शुष्क होती है अर्थात सूखी सी होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। इनकी पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है। तभी हम देखते हैं पक्षी अपने चोंच से अपनी पूंछ की तरफ कुछ जो तेल ग्रंथि है उससे तेल को अपनी चोंच पे लगाते हैं और उससे फिर अपने पंखों पे लगाते हैं। वो अपने पंखों को अच्छा बनाए रखते हैं, और जिससे कि उनके पंख जो है, जब तेल उनकी पंखों पे लगता है तो वो पंख गीले नहीं होते। और आगे का पॉइंट देखते हैं। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। इनके जो कंकाल अंतः कंकाल होता है, इनकी लंबी अस्थियां खोखली होती है। इस वजह से क्या होता है, जब ये अस्थियां खोखली होती है तो इनके शरीर का वजन कम होता है, और प्लस इनमें इनकी खोखली अस्थियों में हवा भी रहती है, वायु कोश युक्त होती है, जिससे कि इनका वजन भी कम रहता है और इनको उड़ने में भी सहायता मिलती है। इसके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। क्रॉप और पेशनी दोनों ही थैले जैसी रचना है, लेकिन जो क्रॉप होता है उसमें क्या होता है, भोजन जब शुरुआत में स्टोर होता है या संग्रह होता है तो वो क्रॉप में ही होता है, और क्रॉप में भोजन को चिकना बनाया जाता है। उसके बाद पक्षी अपना भोजन डायरेक्ट निगलते हैं चोंच द्वारा, और ये निगला हुआ भोजन क्रॉप तक जाता है जहाँ पर भोजन को चिकना बनाया जाता है। उसके बाद पेशनी जो अगली थैली जैसी रचना होती है, ये रचना होती है थोड़ी कठोर होती है, और इसमें क्या होता है, जब पक्षी भोजन ग्रहण करता है तो उसके साथ साथ कुछ पार्टिकल या कुछ कण भी, जिसे कह सकते हैं कि कुछ छोटे पत्थर भी वो उसके साथ, छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल है वो भी भोजन के साथ ले लेता है, और जो पेशनी में जाते हैं, और पेशनी में जब भोजन आता है तो इस बार जब भोजन जो चिकना होके पेशनी में आता है, वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ के कारण भोजन जो होता है वो कंकड़ के कांटेक्ट में रहता है। और पेशनी में एक और ख़ास चीज़ होती है, यहाँ पर जो मसल्स होती है पेशनी की, ये कांटेक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इस वजह से जो पत्थर है वो भोजन से टकराता है, और इनका भोजन जो होता है पेशनी में छोटे छोटे टुकड़ों में बँटता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 4 भागों का बना होता है। 2 ऊपर वाले भाग आलिंद और 2 नीचे वाले भाग निलय पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, यह समतापी या होमियोथर्मस होते हैं। मतलब पक्षी समतापी, एवीस वर्ग जो होता है समतापी या होमियोथर्मस होते हैं। मतलब हम ये ऐसा वर्ग देख रहे हैं यहाँ पर पहली बार, जो कि होमियोथर्मस है या समतापी, अर्थात जिनके शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाहर बहुत सर्दी है या बर्फ़ है तो उस केस में भी इनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है, या बाहर बहुत गर्मी है तो उस केस में भी इनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है। ये अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर के तापमान को कंट्रोल किया जाता है। अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा या फेफड़ों द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर या फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। जो वायु कोश होते हैं इनमें वो फेफड़ों से जुड़ते हैं और सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखते हैं एवीस वर्ग का या पक्षी वर्ग का, तो इसमें आते हैं कारवस या कौवा, कोलुम्बा या कपोत, सिटिकुला या तोता, स्ट्रियो या ऑस्ट्रिच, पेवो या मोर, एटिनोडाइटीज।
या पेंगुइन, सूडोगाइपस या गिद्ध, ये सब उदाहरण पक्षी वर्ग के हैं। हमने देखा था कि शुतुरमुर्ग अपने भारी वजन के कारण उड़ नहीं पाता है। एक और ऐसा पक्षी है जो जो अपनी बनावट और वजन की वजह से उड़ नहीं पाता, उसका नाम है एटिनोडाइटिस या पेंगुइन। हालांकि ये उड़ तो नहीं पाते, लेकिन इनका जो पंख है वो इस तरह से रूपांतरित है कि वो उनके तैरने में मदद करते हैं, इसलिए पेंगुइन काफ़ी अच्छे से तैरते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम अगला वर्ग देखने वाले हैं और उस वर्ग का नाम है वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान में, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारी का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि या स्तन ग्रंथि है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं, मतलब दो जोड़ी पैर होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है दो जोड़ी हाथ और दो जोड़ी पैर होते हैं। कुल मिलाकर चार इनमें उपांग होते हैं, जिसको दो जोड़ी उपांग बोल सकते हैं। ठीक है, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24 कुछ स्तनधारियों के चित्र देखते हैं। तो चित्र 4.24 में कुछ स्तनधारी है। और डक बिल, डक का अर्थ होता है बतख और बिल का अर्थ है चोंच। तो यहाँ पे ये जो डक बिल है इसमें बतख जैसी चोंच होती है। ठीक है। ब कंगारू, ये भी एक स्तनधारी है। स चमगादड़। इसके बाद अगला उदाहरण है द ब्लू व्हेल। ये सब स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण हैं। इसके बाद हमने ये चित्र देखा, चित्र 4.24। आगे देखते हैं, इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, मतलब जो स्तनधारी होते हैं इनमें स्पष्ट बाह्य कर्ण देखने को मिलते हैं। जैसे हाथी में कैसे बड़े बड़े कान, वास्तविक बाह्य कान देखने को मिलते हैं, इंसान में भी बाह्य कर्ण पल्लव होते हैं, जिसे ईयर पिन्ना बोलते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं और वो भी कई प्रकार के होते हैं, जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। अर्थात मसूड़े की जो कैविटी होती है उसमें दांत धसे हुए रहते हैं। हृदय चार भागों या चार प्रकोष्ठों का बना होता है। दो ऊपर वाले आलिंद भाग होते हैं और दो नीचे वाले निलय भाग होते हैं। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। डायफ्राम श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो शरीर से जो वायु होती है वो बाहर निकलती है, और जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो वो फेफड़ों को फैलाता है। इस वजह से जो वायु होती है शरीर के भीतर जाती है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया में पेशी डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। के लिंग अलग होते हैं, अर्थात मादा स्तनधारी अलग होती है, नर स्तनधारी अलग होते हैं, तथा निषेचन आंतरिक होता है। जो निषेचन होता है मादा शरीर के भीतर होता है, इसलिए इसे निषेचन आंतरिक कहा गया है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये जरायुज होते हैं। जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले। जर शब्द का अर्थ होता है भ्रूण, और जो लास्ट में लगा है उसका संबंध है जन्मे से, अर्थात भ्रूण से जन्मे जीव या जर से जन्मे जीव, या इसे इस तरह से कह सकते हैं शिशु को जन्म देने वाले जीव, उनको जरायुज बोलते हैं। तो ये अधिकांशतः स्तनधारी जरायुज होते हैं। तथा जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। अर्थात शिशु जो होता है वो वयस्क जीव जैसा ही दिखता है, बस शिशु का साइज छोटा रहेगा पर वो दिखेगा वयस्क जीव जैसा। अच्छा, स्तनधारियों में अन्य उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण जो है वो ऐसा स्तनधारी का देख रहे जो अंडा देता है और पर वो स्तनधारी है, और उस जीव का नाम है ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस या डक बील। ठीक है, तो ये जीव जो है अंडज है या अंडे देता है, पर ये जीव अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए इसे स्तनधारी में रखा गया है। इसके अलावा दूसरे उदाहरण है जरायुज या मैक्रोपस। जरायुज मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी के उदाहरण सब जरायुज के देख रहे हैं या बच्चों को जन्म देने वाले या शिशु को जन्म देने वाले जीव के बारे में देख रहे हैं जो डायरेक्टली शिशु को जन्म देते हैं। तो इसमें उदाहरण है मैक्रोपस या कंगारू, टेरोपस या फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस या ऊँट, मकाका या बंदर, रेटस या चूहा,
उसके बाद कैनिस या कुत्ता, फैसिस या बिल्ली, एलिफस या हाथी, इक्वोस या घोड़ा, डेलीफिनम सामान्य डॉल्फिन। तो डॉल्फिन और इसके अलावा वेलेनीप्टेरा या ब्लू व्हेल, ये हमें मछली जैसे दिखते हैं पर वास्तव में ये स्तनधारी होते हैं, डॉल्फिन और वेलेनीप्टेरा या ब्लू व्हेल। क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने शिशुओं को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, इस वजह से स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं, ये मछली वर्ग में नहीं आते। ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है पैंथेरा टाइग्रिस या बाघ, उसके बाद पैंथेरा लियो या शेर। तो ये सब उदाहरण है स्तनधारियों के। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सारणी, इसमें प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संघ पढ़ेंगे, इनके संगठन का स्तर पढ़ेंगे, समिति देखेंगे, गुहा देखेंगे, खंडी भवन, इसके बाद पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, फिर श्वसन तंत्र और उनके विशेष लक्षण के बारे में। इस तरह से हर संघ की एक समरी को देखते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा, इस संघ में संगठन का स्तर कैसा होता है, कोशिका के स्तर का होता है। समिति कैसी होती है, अनेक प्रकार की होती है। गुहा अनुपस्थित होती है, खंडी भवन अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण जो होता है पोरीफेरा में, शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। उसके बाद अगला संघ है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, इसमें संगठन का स्तर ऊतक स्तर का होता है। समिति कैसी होती है, अरीय होती है, मतलब इनको किसी भी अक्ष से कोई रेखा अगर गुजारते हैं तो वो जीव समान भागों में बढ़ता है। इसके बाद गुहा देखते हैं, अनुपस्थित होती है। खंडी भवन अनुपस्थित। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, यहाँ पे पाचन तंत्र पाया जाता है लेकिन अपूर्ण प्रकार का, जो इनके भोजन ग्रहण करने के लिए ओपनिंग जो होती है वो एक ही होती है और वेस्ट को बाहर करने के लिए भी वही ओपनिंग होती है। तो एक ही ओपनिंग से अपने भोजन को अंदर लेते हैं और वेस्ट को बाहर करते हैं। इस तरह के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया में देखने को मिलता है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र जो होगा अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। विशेष लक्षण जो होगा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया में नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका की उपस्थिति। उसके बाद अगला संघ है टीनोफोरा। टीनोफोरा में संगठन का स्तर ऊतक स्तर का होता है। समिति अरीय होती है, गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण होगा इनमें भी, टीनोफोरा में भी, और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा, और विशेष लक्षण कंकत चलन के लिए पट्टिकाएँ, मतलब एक कंगे की जैसी रचना होती है। जैसे कंगा होता है, उसके जो फाइन पार्ट्स या उसके जो कंगे के दांत होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर कंगे का होता है या कॉम्ब का होता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर टीनोफोरा में दिखने को मिलता है, जो उनमें मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस की। इसमें संगठन का स्तर होगा अंग तथा अंग तंत्र स्तर का। समिति द्विपार्श्व समिति, मतलब इस जीव को से अगर सिर्फ एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इस जीव को सिर्फ एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसे कहते हैं द्विपार्श्व समिति। गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र इनमें अपूर्ण होगा, और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। विशेष लक्षण जो होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में चपटा शरीर होगा और चूषक पाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एस्केहेल्मिन्थेस की। तो इसमें संगठन का स्तर अंग तंत्र स्तर का होगा। समिति द्विपार्श्व समिति, गुहा कूट प्रगुही होगी, मतलब गुहा तो पाई जाएगी पर वो सत्य गुहा नहीं होगी, क्योंकि गुहा जो होगी ये पूर्णतः मेसोडर्म से ढकी नहीं रहती है, इसलिए इनमें इस गुहा को कूट गुहा या कूट प्रगुही जीव कहते हैं। ठीक है, कूट प्रगुही जीव आते हैं एस्केहेल्मिन्थेस में। खंडी भवन अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर हमको पाचन तंत्र पूर्ण मिल रहा है, मतलब इनमें फूड ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए एक ओपनिंग होगी और वेस्ट को बाहर करने के लिए दूसरी ओपनिंग होगी। इस तरह के पाचन तंत्र को पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं, जो कि हमको एस्केहेल्मिन्थेस से देखने को मिलता है। इसके परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा, प्राय क्रमी रूप होते हैं, लंबे होते हैं एस्केहेल्मिन्थेस। इनको गोल क्रमी भी बोलते हैं, क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन जब देखते हैं तो वो गोल दिखाई पड़ती है। हालांकि एस्के का मतलब थैले जैसा होता है और हेल्मिन्थेस का मतलब क्रमी होता है, पर इसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है, इसलिए इनको गोल क्रमी भी बोलते हैं। अगला संघ है एनेलिडा। एनेलस शब्द होता है
उससे एनेलिडा वर्ग संघ नाम रखा गया है, जिसका मतलब होता है एनालिस का मतलब होता है रिंग या वलय। तो इन जीवों में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेपरेशन हम देखते हैं वलय द्वारा, अलग अलग खंड पाए जाते हैं। जैसे हम ट्रेन को देखते हैं, ट्रेन में कई सारे डब्बे होते हैं, इस तरह से इन जीवों में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। और इनके संगठन का स्तर होता है अंगतंत्र स्तर का, समिति द्विपाद समिति होती है, गुहा प्रगुही होती है, खंडी भवन इनमें होता है उपस्थित, और पाचन तंत्र पूर्ण होता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर परिसंचरण तंत्र यहाँ से उपस्थित हमको देखने को मिलता है एनेलिडा से। उसके बाद श्वसन तंत्र अनुपस्थित रहेगा। शरीर का विशेष लक्षण शरीर वलयों की तरह खंडित होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में बात करें संगठन का स्तर अंग तंत्र स्तर का होगा, समिति द्विपाद समिति, और इनमें गुहा सत्य गुहा पाई जाती है अर्थात प्रगुही होते हैं। इसके बाद इनमें खंडी भवन जो होता है वो उपस्थित होता है ऑर्थोपोडा में। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र भी इनमें उपस्थित होगा, और श्वसन तंत्र भी यहाँ से हमको उपस्थित देखने को मिलता है ऑर्थोपोडा से। ऑर्थोपोडा का विशेष लक्षण बाह्य कंकाल काइटिनी संधिपाद होते हैं, मतलब इनमें बाह्य कंकाल में काइटिनी संधिपाद होते हैं, और संधिपाद मतलब जॉइंटेड लेग होते हैं इनमें, ठीक है, काइटिनीकृत। उसके बाद हम अगले संघ की बात करते हैं, संघ मोलस्का। इसमें संगठन का स्तर होता है अंग तंत्र स्तर का द्विपाद समिति होती है, इनमें गुहा प्रगुही होती है, खंडी भवन इनमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र मोलस्का में पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, और श्वसन तंत्र इनमें उपस्थित होता है। विशेष लक्षण जो होता है बाह्य कंकाल कवच प्राय उपस्थित होता है मोलस्का में। अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, हरी समिति होती है और प्रगुही होते हैं, मतलब इनमें सत्य गुहा पाई जाती है। खंडी भवन अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है। उसके बाद जो इकाइनोडर्मेटा में परिसंचरण तंत्र होता है वो भी उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र भी इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित है, और इनमें खास लक्षण है जल संवहन तंत्र होता है और हरी समिति होती है, ठीक है। उसके बाद एक और संघ है हेमिकॉर्डेटा। इसमें संगठन स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है, द्विपाद समिति होती है, और गुहा जो पाई जाती है वो सत्य होती है, जिसे वो कहते हैं प्रगुही होते हैं ये जीव। उसके बाद खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र इनमें भी पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र इनमें उपस्थित होता है, और श्वसन तंत्र भी उपस्थित होता है। हेमिकॉर्डेटा के मुख्य लक्षण में जो मुख्य लक्षण है वो कृमि के समान दिखते हैं। इनमें शुंड, कॉलर तथा धड़ उपस्थित होता है। कॉलर जैसे हमारे शर्ट का कॉलर होता है, वैसे इनमें भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, गर्दन वाला भाग जिसे कॉलर कहते हैं, जिसके नीचे ये जीव अपना सर छुपा के रखते हैं। और इसके बाद इनका जो अगला हिस्सा था शरीर का वो है धड़। इसके बाद बात करते हैं अगला संघ कॉर्डेटा, या जिसको रज्जु की बोलते हैं। इसमें संगठन का स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है, द्विपाद समिति होती है, इनमें गुहा सत्य गुहा पाई जाती है, जिसे कहते हैं प्रगुही होते हैं। और उसके बाद खंडी भवन, यहाँ पे खंडी भवन कॉर्डेटा में उपस्थित होता है, और इसके बाद पाचन तंत्र पूर्ण होता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। पृष्ठ, इनमें खास लक्षण क्या है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु भी होगी। इसके बाद क्लोम छिद्र होगा तथा पाद होंगे या पैर होंगे या उपांग होंगे। उसके बाद इनमें पंख पाए जाते हैं या पग पाए जाते हैं। ये सब कॉर्डेटा की विशेष लक्षण ये हो गए, या रज्जुकी के विशेष लक्षण है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सारांश की ओर। सारांश को रीड करते हैं। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, समिति, कोशिकीय संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार है। ये सब वर्गीकरण के आधार है। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे लक्षण भी है जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉरीफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशाभी कीप कोशिका या कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है, ठीक है। सिलेंड्रेटा में स्पर्शक या टेंटिकल्स होते हैं जिसके द्वारा वो मूव कर पाते हैं, और दंश कोरक या नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जलीय स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले जीव होते हैं। टीनोफोर लवणीय या खारे पानी में तथा कंकत पट्टिका मतलब कॉम लाइक स्ट्रक्चर वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस को चपटेक्रमी बोलते हैं। प्राणी का शरीर चपटी तथा द्विपाद समिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस में चूषक और अंकुश होते हैं। चूषक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसका जो गोल वाला भाग होता है वो एक
वैसा ही स्ट्रक्चर होता है प्लेटिहेल्मिंथेस में जो चूषक का काम करता है। जो जब ये परजीवी जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो इसमें जो उनका सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है जिसको चूषक बोलते हैं, उसके द्वारा वे जीव से परजीवी जीव से ये परजीवी जीवों से अटैच होते हैं, चाहे पेट से अटैच होते हैं या फिर उनकी आंतों से अटैच होते हैं। तो वहाँ पर सपोज़ आँत से अटैच होते हैं तो आँत से उनका भोजन वो ग्रहण कर लेते हैं अटैच होके, ठीक है। इसके साथ इनमें एक और चीज़ होती है अंकुश, जिसको हुक बोलते हैं, मतलब हुक जैसा स्ट्रक्चर जो उनकी सपोज़ पेट में अटैच हुआ है तो वहाँ पे जो नरम या जो उनकी मेम्ब्रेन होगी वहाँ अंदर तक ये हुक जाता है और वो एकदम स्थायी तौर पर ये परजीवी वहाँ पे अटैच होते हैं और भोजन प्राप्त करते रहते हैं। एक बार चूषक से अटैच तो हो जाता है लेकिन किसी बड़ी मूवमेंट के कारण वो हट जाता है, लेकिन अंकुश की वजह से, उस हुक की वजह से वो मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट रहते हैं और लंबे समय तक जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एस्केहेलमिंथेस की बात करें तो एस्केहेलमिंथेस कूट प्रगुही वाले गोलक्रमी प्राणी होते हैं, मतलब इनमें सत्य गुहा नहीं पाई जाती। इनमें गुहा तो पाई जाती है पर वो मध्य त्वचा या मीजोडर्म से कम्प्लीटली पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती। इनमें मीजोडर्म हो सकती है पर वो बिखरे रूप में होगी। जब मीजोडर्म पूरी तरह से गुहा को कवर करती है तभी वह सत्य गुहा होते हैं, सत्य गुहा वाले जीव होते हैं। अन्यथा जब मीजोडर्म पूरी तरह से गुहा को कवर नहीं करेगी तो वो कूट प्रगुही कहलाते हैं, असत्य गुहा वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केलमेंथीस या गोल क्रमी या गोलकृति प्राणी में कूट प्रगुही पाई जाती है, ठीक है। एनालिट प्राणी विखंडतः खंडित होते हैं, मतलब इनमें जो खंड पाए जाते हैं वो प्रत्येक खंड जो होता है ना वो अंदर तक जाता है। जैसे कि रेल के डिब्बे में हर डिब्बा अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। जैसे कि किसी घर में बहुत सारे रूम होते हैं तो वो दीवार से सेपरेट होते हैं, अंदर तक वो खंड बटा रहता है। इसी तरह से जीव में भी वो खंड अंदर तक बटे रहते हैं। बाहर से भी हमको खंड दिखेंगे और वो खंड अंदर तक जाते हैं। तो इसे कहते हैं एनालिट प्राणी खंडतः खंडित होते हैं, जिनमें प्रगुहा होती है, में बाह्य एवं अंतखंड एकीकृत होते हैं जैसा हमने कहा, एवं गुदा होती है, मतलब हर खंड में गुदा देखने को मिल सकती है। जैसे कि रेलवे के डिब्बे में हमें हर जगह एक बेसिन, सीट और फैन देखने को मिलता है, उस तरह से इनमें ऑर्गन भी हर खंड में देखने को मिलते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी का जगत बड़ा समूह होता है जिसमें संधि युक्त पाद होते हैं, मतलब इनमें संधि युक्त पाद होते हैं। जैसे कि एक पाइप है वो एक ही जगह मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जब उस पाइप को तोड़ते हैं और उसको उसमें जॉइंट्स लगा देते हैं तो वो कई जगह मूवमेंट कर सकता है। वैसे ही ऑर्थोपोडा में संधि युक्त पाद या पैर होते हैं, जैसा जॉइंटेड लेग होते हैं। इनके जो पैर होते हैं कई भागों में बटे रहते हैं और वो जॉइंट्स से जुड़े रहते हैं, जिस वजह से इनके पैरों की मूवमेंट कई डायरेक्शन में हो सकती है और वे अचानक से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसलिए ये संधि युक्त पाद इनका मुख्य गुण है ऑर्थोपोडा का। मोलस्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाह्य कंकाल काइटिन का होता है। एकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। जल संवहन तंत्र की वजह से ये जीव जो वेस्ट होता है उसको बाहर कर पाते हैं और अपने फूड को, अपने खाने को ग्रहण कर पाते हैं। हेमिकॉर्डेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें शुंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। संकोडेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु या नोटोपॉड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन की किसी अन्य अवस्था या जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठी, खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी जैसे प्राणियों में जबड़े का अभाव होता है, उन्हें अग्नेथा कहते हैं, तथा अन्य जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं उन्हें नेथोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये तो टाइप रहते हैं कशेरुकियों के। जो साइक्लोस्टोमेटा है उसको एक नेथा वो एक नेथा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात एक नेथा वर्ग में या बिना जबड़े वाले जीव का उदाहरण है साइक्लोस्टोमेटा।
ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा मतलब जबड़े वाले जीवों की बात करें तो नेथोस्टोमेटा को 2 अधिवर्ग में विभाजित किया गया है। 2 वर्ग में फिर से सब डिवाइड किया है, पिसीज़ तथा टेट्रापोडा। पिसीज़ में सारी फिशेस या मछली आती है और टेट्रापोडा एक और वर्ग है जिसमें जबड़े वाले जीवधारी आते हैं। तो जबड़े वाले जीवधारियों को 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो फिशेस या मछली वाला जो भाग है उसको बोलते हैं पीसीस तथा दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब 4 पैरों वाले जीवधारी या 4 उपांग वाले जीवधारी। तो वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज और तथा ऑस्ट्रिक्थीज का चलन पख द्वारा या फिन द्वारा होता है जो पीसीस के अंतर्गत आते हैं। पीसीस में 2 वर्ग आते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज लवणीय मछलियों में बहिकंकाल उपास्थल होता है। मतलब कॉन्ड्रिक्थीज में जो कॉन्ड्रिक्थीज का जो बहिकंकाल बना होता है वो उपास्थल होता है, अर्थात कार्टिलेज का बना होता है। उभयचर अर्थात एम्फीबिया, सरीसृप अर्थात रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग अर्थात एवीज, स्तनधारी जैसे मेमेलिया वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं या 4 पैर होते हैं या 2 हाथ 2 पैर, इस तरह के उपांग होते हैं। तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें 4 उपांग होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है 2 हाथ 2 पैर भी हो। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं क्रेटिनित होती है। सांपों में पाद या पैर अनुपस्थित रहते हैं। मछलियाँ उभयचर तथा सरीसृप असमतापी होते हैं अर्थात अनियत तापी होते हैं, इनके शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं रहता है। पक्षी समतापी जीव होते हैं, पक्षी के शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। मतलब बाहर कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो इनके शरीर का तापमान एक जैसा रहेगा। बाहर कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, सर्दी हो या बर्फ़ गिर रही हो, इनके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं समतापी, जो पक्षियों में पाई जाती है और मनुष्य में भी देखने को मिलती है। तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं पक्षियों में। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद होते हैं, आगे वाले पैर का रूपांतरण होता है। पश्चपाद चलने, तैरने, टिकने, पक्षी साथ मतलब बैठना। पक्षी और या अपनी जकड़ से डाल को अच्छे से पकड़ कर बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं पक्षी साथ। या आलिंगन के लिए अनुकूलित होना, मतलब पक्षपात आलिंगन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार को पकड़ते समय उसे जकड़ने के लिए ये पैर अनुकूलित होते हैं या प्रजनन में ये पैर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख है। ये सामान्यतः जर आयुज होते हैं अर्थात जर से जन्म देते हैं या भ्रूण से जन्म देते हैं, अर्थात ये बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इस अध्याय का सारांश पढ़ लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।